हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास न्यूक्लियर फिजिक्स में स्थायित्व के प्रतिबंध यानी कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी। यानी देखो कोई भी न्यूक्लियस का यदि आपको स्थायित्व निकालना हो, यानी बहुत बार एग्जाम कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपके बीएससी के एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, एमएससी में भी पूछा जाता है कि अपने पास कोई भी न्यूक्लियस दे देगा, यानी कोई भी न्यूक्लियस दे दिया, उसका ए दे दिया, फिर वो कहेगा कि ये किस नाभिक के लिए सर्वाधिक स्थायी होगा, यानी कौन से परमाणु क्रमांक के लिए वो स्थायी होगा। तो उसके लिए क्या करेगा, अपन को क्या निकालना होगा, जो सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला था उसको काम में लेके क्या निकालना है, उसका जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। यानी देखो कोई भी मैक्सिमम मिनिमम आप कैसे निकालते हो, इस फॉर्म में निकालते हो डिफरेंशियल करके। यदि अपन को क्या निकालना है, स्थायित्व का प्रतिबल निकालना है, यानी कौन सा के लिए वो मैक्सिमम केस देगा। तो अपन कह सकते हैं कि यदि स्थायित्व के प्रतिबंध के लिए जो भी अपना एम दिया हुआ उसका जेड के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशियल करना है, जहां पर ए क्या रहेगा, अपना कांस्टेंट रहेगा। तो अपने पास फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि यदि एम का जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करने पर ए कांस्टेंट हो, यदि उसको जीरो के इक्वल रखते तो वहां से अपनी किसकी वैल्यू निकलेगी, कुछ ना कुछ जेड की वैल्यू निकलेगी। तो अपन कह सकते हैं कि इस जेड के लिए ये क्या होगा, स्थायित्व बताएगा। इस बेस पे अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो ये तो क्या हो जाएगा, एक स्थायित्व के प्रतिबंध का फर्स्ट पॉइंट। यानी जो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा अपने पास, जो भी अपन ने सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला निकाला था जिसमें m इज इक्वल टू क्या था, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस का ई बी की पांचों एनर्जी थी, तो वो क्या हो जाएगा, स्थायित्व के प्रतिबंध के बेस पे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन, तो ये हो जाएगी। यदि आपको जेड स्थायित्व के लिए निकालना है तो इस फॉर्म से निकाल सकते हो। यदि अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अपन देखें कि देखो यहाँ पे अपन ने ग्राफ बनाया है। ग्राफ में क्या है, एक साइड तो लिए अपन ने परमाणु क्रमांक या फिर प्रोटॉन की संख्या जेड, यानी ये वाली तो क्या है अपने पास जेड है प्रोटॉन की संख्या, और ये वाला क्या लिया अपन ने, द्रव्यमान लिया यानी एम जेड है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे जब इसमें ग्राफ बनाते हैं, जब प्रोटॉन की संख्या यानी किसके लिए बनाना है अपन को, ऑड के लिए। और ऑड के लिए अपन जानते हैं कि जब एपी का मान क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। शून्य यानी युग्मन ऊर्जा की जो टर्म होती है वो क्या होती है, शून्य होती है एपी। तो अपन जानते हैं कि जब ए क्या हो, विषम हो, तो एपी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। जब यहाँ पे बात करेंगे कि जो भी नाभिक होता है वो तो या तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है, यानी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करके, या फिर इलेक्ट्रॉन को प्रग्रहण करके, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके। यानी दोनों में से कोई भी एक चीज होती है, या तो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और एक्सेप्ट या तो निकाल के स्थायित्व में आता है या फिर एक्सेप्ट करने के बाद आता है। यानी अपन कह सकते हैं कि या तो प्लस का बीटा डीके होगा जब स्थायित्व में आएगा, या अपन कह सकते हैं कि जब माइनस का बीटा डीके होगा तब स्थायित्व में आएगा। तो इस बेस से अपन कह सकते हैं कि ये क्या अपने पास एक, इसमें जब यदि ग्राफ बनाया जाए, यानी प्रोटॉन परमाणु क्रमांक या मास के बीच में यदि कोई ग्राफ बनाया जाए, तो वो ग्राफ अपन को कैसा मिलता है, पैराबोला यानी परवलय के रूप में मिलता है। तो परवलय में अपन कह सकते हैं कि जो नाभिक है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करके या इलेक्ट्रॉन को प्रग्रहण यानी एक्सेप्ट करके कहाँ आते हैं, अपने पास स्थायित्व में आते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि जो ये पी पॉइंट पर जो भी नाभिक होगा वो क्या होगा, सर्वाधिक स्थायी होगा। यानी इसकी एनर्जी होगी वो क्या होगी, अपने पास सर्वाधिक स्थायी होगी। यानी अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या इसका जो परमाणु क्रमांक या मास माना है वो क्या माना है, एम परमाणु क्रमांक जेड नॉट, और ये उसका मास नंबर। ऐसे यहाँ पे क्या था, एम जेड था। तो कोई भी नाभिक क्या करेगा, और ए के लिए एपी का मान शून्य होता है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, या फिर अपन कह सकते हैं बीटा प्लस डीके करेगा या बीटा माइनस डीके करेगा, और वो कहाँ आएगा, स्थायित्व में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये दूसरा पॉइंट हो गया। यदि थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट में क्या अपने पास इवन के लिए ग्राफ बनाया है। देखो इवन के लिए अपने पास दो वैल्यू आती है एपी की, यानी यदि मैं ए क्या हो अपने पास सम हो, ए सम हो तो क्या हो जाएगा अपने पास, देखो ए पी की वैल्यू क्या आती है, यदि जेड और एन यदि क्या हो सम हो, तो अपने पास जो वैल्यू आती है माइनस का 33.5 MeV आती है। ऐसे ही अपने पास इसकी आती है प्लस का 33.5 MeV आती है। कौन से, जब जेड और एन क्या हो विषम है। यानी ये वाली वैल्यू अपन ने निकाली थी युग्मन ऊर्जा की। तो इसके लिए अपने पास दो ग्राफ प्राप्त होते हैं, ये किसके बीच में बन रहा है, ये भी इसी के बीच में बन रहा है, प्रोटॉन संख्या जेड और जो मास है उसके बीच में। यदि मैं इसके बीच में यदि ग्राफ बनाता हूँ तो अपने पास क्या मिलता है, अपन को दो परवलय मिलते हैं। तो दो परवलय हो जाएगी, एक तो फर्स्ट वाली, दूसरी सेकंड वाली। अब दो परवलय का मीनिंग क्या होगा, दोनों परवलय के जो बीच की एनर्जी होगी वो किसकी होगी, युग्मन ऊर्जा के दुगुने के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि अपने पास क्या, देखो एक तो है अपने पास माइनस का 33.5, एक है अपने पास 33.5, यानी दोनों का मैं डिफरेंस निकालू तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी यदि मैं दोनों का डिफरेंस निकालने जाऊँ तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो अपन कह सकते हैं कि इसकी जो पेयरिंग एनर्जी कैसी होगी, वो उसके बीच के गैप के या बीच की पेयरिंग एनर्जी के दुगुने के बराबर होगी। तो इसमें भी क्या होगा अपने पास, या तो इलेक्ट्रॉन
कुछ ना कुछ डीके करके क्या करेगा, स्थायित्व में आएगा। तो यहाँ पे मान सकता हूँ अपने पास को भी दो न्यूक्लियस की बात करते हैं, एक तो माइनस के लिए एक प्लस के लिए, यानी हो सकता है एक तो जेड और एन कैसा हो इवन हो, दूसरा हो सकता है जेड और एन कैसा हो ऑड हो। तो इसके लिए अलग अलग ग्राफ बनेंगे। तो ये तो बनेगा अपने पास सम के लिए, नीचे वाला बनेगा विषम के लिए। ऐसे ही अपने पास यहाँ पे क्या था अपने पास जेड और एन, या तो जेड विषम होगा तो एन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। यदि मैं मानता हूँ कि यहाँ पे क्या है जेड ऑड है तो एन क्या होगा अपने पास इवन होगा। यदि ये वाला केस है, या फिर अपन कह सकते हैं कि एन इवन है तो जेड क्या होगा ऑड होगा। तो कह सकते हैं कि ये वाली चीज क्या बताएगी अपन को इस ग्राफ में शो करेगी। ऐसे ही अपन यहाँ पे बात करते तो यहाँ पे क्या दोनों एक ही चीज थी, इसलिए एक पैराबोलिक आ रहा था। यहाँ पे दो, एक तो इवन है एक ऑड है, तो दोनों के लिए क्या आ रहा है परवलय, दोनों के लिए अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें भी वही होगा कि इलेक्ट्रॉन या तो उत्सर्जन करेगा या बीटा प्लस डीके करेगा या बीटा माइनस डीके करेगा, फिर क्या आएगा वो स्थायित्व में आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा अपने पास, इसका स्थायित्व के प्रतिबंध हो जाएंगे। तो देखो टोटल स्थायित्व के कितने प्रतिबंध है आपके पास, 3 प्रतिबंध है। फर्स्ट हो जाएगा कोई भी स्थायित्व का प्रतिबंध निकालना हो तो जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, यानी कौन सा डिफरेंशियल, पार्शियल डिफरेंशियल करके क्या करना है, जीरो को इक्वल रखना है। यदि दूसरा पॉइंट है अपने पास की कोई भी प्रोटॉन्स की संख्या और एम के बीच में यदि ग्राफ बनाए, जब क्या हो अपने पास ए क्या हो ऑड हो, यानी ए के लिए अपन जानते हैं कि एपी का मान क्या होता है, यानी पेयरिंग एनर्जी कांस्टेंट का मान क्या होता है, शून्य होता है एपी। जब वो शून्य होता है तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का या तो उत्सर्जन करेगा या फिर प्रकरण यानी बीटा प्लस डीके करेगा या बीटा माइनस डीके करेगा, और क्या होगा ये स्टेबल में आएगा। तो बीटा प्लस डीके या बीटा माइनस डीके के द्वारा क्या आ सकता है, स्थायित्व में आ सकता है। तो इसके लिए मैंने लिखा है कि क्या कंडीशन होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी, या तो जेड ऑड होगा तो एन इवन होगा, यदि एन इवन होगा तो जेड ऑड होगा। ऐसे जो तीसरा पॉइंट है वो क्या अपने पास दो के साथ है अपने पास, ये क्या इवन ए के लिए बात करते हैं। इसमें या तो देखो जेड और एन क्या होंगे इवन होंगे, या फिर जेड और एन क्या होंगे ऑड होंगे। तो दोनों के लिए अलग अलग ग्राफ बनेंगे। तो ए जब इवन होता है उसके लिए एपी की वैल्यू -33.5, जब ऑड होता है तो उसके पास वैल्यू 33 प्लस का 33.5। तो इसके बीच दो परवलय आ गए, दोनों के बीच की जो एनर्जी होगी वो दोनों के डिफरेंस के पेयरिंग एनर्जी के इक्वल होगी, क्योंकि डिफरेंस निकालेंगे तो एक -33.5 एक का +33.5 है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि ये इसकी क्या है वैल्यू। तो ये थी अपने पास स्थायित्व के टोटल 3 प्रतिबंध, एक छोटा सा टॉपिक था। तो अपने पास क्या लगभग तो कौन कौन से टॉपिक हुए देखो इसमें। फर्स्ट तो अपन ने क्या पढ़ा है, स्थायित्व का प्रतिबंध पढ़ लिया, न्यूक्लियर पोटेंशियल पढ़ लिया, युकावा मेलन थ्योरी पढ़ ली, न्यूक्लियर फोर्स पढ़ लिया, तो ये सब पढ़ लिए। तो अब अपन जो चल रहा है वो फर्स्ट यूनिट की एंडिंग में ही चल रहा है, तो लगभग 1 या 2 क्लास में फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद वो मॉडल है, तो सेल मॉडल में आपको बता ही चुका हूँ, 2 मॉडल और पढ़ने अपन को, लिक्विड ड्रॉप मॉडल और वो पढ़ ही लिया आपने, तो ये हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। देखो हमारे पास आज कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं अपन, जो न्यूक्लियर फोर्स और जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल में अपन ने फार्मूले पढ़े हैं उस बेस पे किस टाइप के थोड़े न्यूमेरिकल आते हैं तो उसको देख लेते हैं अपन। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल है SEMF, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ऐसे आपको नोट्स में सॉल्व भी मिल जाएंगे। तो SEMF यानी सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला, यानी शॉर्ट में नाम लिखा है इसका सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला, यानी साम्य आनुपातिक द्रव्यमान सूत्र का उपयोग करके एक विषम ए वाले नाभिक के लिए सर्वाधिक स्थायी के लिए जेड का मान ज्ञात करना है। यानी वो कह रहा है कि मैंने बताया था कि सर्वाधिक स्थायी के लिए जेड का मान, तो सर्वाधिक स्थायी के लिए जेड का मान निकालना है। तो सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला से अपन जानते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी जो अपन ने लिखी वो क्या लिखी, ईबी की वैल्यू जानते हैं अपन, 5 तरह की एनर्जी थी, पूरा कंप्लीट लिखो क्या, तो 5 तरह की देखो एनर्जी लिखते हैं। तो ये क्या था अपने पास, वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कूलाम्ब एनर्जी, एसिमेट्रिक एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी। अब यदि मैं बात करूँ, देखो ये भी क्या था अपने पास, A/S/A2/3 माइनस AC/Z/-1 और A1/3 और माइनस का A माइनस का 2Z का होल स्क्वायर, 2Z का होल स्क्वायर अपॉन में A
और माइनस का APA3/4। देखो ये वाला फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, तो EB इज इक्वल टू क्या अपने पास, ये वाला फॉर्मूला है। अब अपन को पूछ क्या रहा है, सवाल को ध्यान से पढ़ना। ये वाला जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है कि वो सर्वाधिक स्थायी पूछता है। यदि कई बार क्या करता है, कोई नाभिक दे देगा और कहेगा कि किस परमाणु क्रमांक के लिए वो स्थायित्व होगा, तो अपन किस परमाणु क्रमांक के लिए निकालना है, यानी Z निकालना है। तो यहाँ पे तो केवल क्या पूछा है कि सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला का उपयोग करके एक विषम ए वाले नाभिक के लिए सर्वाधिक स्थायी के लिए Z का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो अपन को करना क्या है, सबसे पहले करना है डेल EB अपॉन में डेल Z और इज इक्वल टू किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल। यदि यहाँ पे ये Z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे तो देखो कौन कौन सी टर्म बचेगी। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं इस AP की। तो AP देखो यहाँ पे दे रखा है कि AP क्या है अपने पास, एक विषम वाला नाभिक है, यानी जब विषम होता है तो AP का मान क्या होता है अपने पास, 0 होता है। तो ये तो क्या हो जाएगा अपने पास, 0 हो जाएगा। अब यदि इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखो डेल EB अपॉन में डेल Z इज इक्वल टू, देखो ये वाली टर्म क्या, 0, क्योंकि Z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं। डिफरेंशियल कौन सा है, पार्शियल है, तो बाकी टर्म 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0। माइनस का ये क्या रहेगा अपने पास, इसका डिफरेंशियल करना है। तो देखो मैं इसको एक बार डिफरेंशियल करने के लिए क्या करूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ Z स्क्वायर, तो Z का हो जाएगा 2Z माइनस का Z रहेगा तो Z का -1 और A1/3 जैसे का है वैसे का वैसे। अब इसका करना है, तो देखो इसका करने के लिए क्या करें, ए तो ऐसे का ऐसे। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको जो होल स्क्वायर की फॉर्म में खोलता हूँ, तो ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0 माइनस का 4AZ यानी 2 2 4AZ, तो 4AZ का क्या हो जाएगा अपने पास 4A, ये क्या हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा 2Z स्क्वायर, यानी ये क्या होगा 4Z स्क्वायर। देखो 4Z स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 8Z। तो यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा प्लस का 0। तो अब इसमें करना क्या है, इसको इसके 0 के इक्वल रखना है, यानी मैं लिख सकता हूँ कि AC 2Z - 1 A1/3 इज इक्वल टू AA 4A यानी 4A प्लस का 8Z अपॉन में A इज इक्वल टू, यानी इसमें क्या कर रहा हूँ, ये वाला इधर आ गया तो माइनस, ये क्या रहेगा माइनस। अब इसको सॉल्व, इन दोनों को कैसे भी सॉल्व करके आपको क्या निकालनी है, Z की वैल्यू निकालनी। तो जो Z की वैल्यू निकलेगी वही अपना क्या होगा, इसका आंसर होगा। यदि आपको पूछा जाता है कि कोई नाभिक दे दिया, मान लिया कि 8 या 16 नाभिक दे दिया, उसके लिए Z का मान, या फिर किसी नाभिक के लिए क्या दे रखा अपन को, A दे रखा है, तो क्या निकालना अपन को कि किस परमाणु क्रमांक के लिए, यानी मास नंबर दे रखा होता है, और पूछेगा कि किस परमाणु क्रमांक के लिए, किस प्रोटॉन की संख्या के लिए वो नाभिक सर्वाधिक स्थायी होगा। तो इस फॉर्म से आपको निकालना है, क्या करना है, Z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, 0 के इक्वल रखना है, तो आपकी क्या आ जाएगी, Z की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार यदि दूसरे न्यूमेरिकल पे आते हैं कि दूसरा क्या है, सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला से 20 से 46 नाभिक की बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन ज्ञात करो। देखो 20 बार पूछ रहा है, यानी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी। तो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी जानते हैं अपन क्या होता है, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है अपने पास, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी होता है EB इज इक्वल टू, यानी EB अपॉन में क्या होगा A, तो ये क्या होगा पर न्यूक्लियम बाइंडिंग एनर्जी। तो ये वाली चीज निकाली। तो सबसे पहले तो पूछा क्या इसने, सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला से पूछा, यानी ये वाला फार्मूला ही अपन को क्या लेना है, वापस काम में लेना। तो ये वाला फार्मूला काम में लेंगे वापस, और इसमें क्या रखनी है अपन को, वैल्यू रखनी है। तो देखो वैल्यू रखते हैं, तो EP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास AB की वैल्यू कितनी है 14.8। ऐसे ही A कितना हो जाएगा, A कितना अपना 40 हो जाएगा। ऐसे ही माइनस का AS की वैल्यू कितनी है, देखो 13 MeV 13 हो जाएगा। A कितना अपने पास A 46 है, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ऐसे ही माइनस AC, तो AC दे रखा है इसने 0.595। ऐसे ही अपने पास Z-1, तो देखो Z तो क्या 20 और Z-1 क्या हो जाएगा 19, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई अपॉन में क्या हो जाएगा A1/3 यानी 46 का 2/3। ऐसे ही माइनस का क्या होगा A, तो A हो जाएगा अपने पास 19.8। A माइनस का 2Z, तो A के तो कितना है 46, माइनस का 2Z की बात करेगा तो ये भी कितना हो जाएगा 2 × 20, तो ये क्या हो जाएगा 40, तो ये कंप्लीट तो क्या रह जाएगा 0, तो ये हो जाएगा अपना 40। और माइनस का AP 3, तो AP दे रखा माइनस का 33.5, तो 33.5 माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा, और अपॉन में ये क्या हो जाएगा 40 3/4। तो देखो इसमें करना कुछ भी नहीं है आपको, जो वैल्यू दे रखी थी फॉर्मूले में सीधी सी वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी पास, बाइंडिंग नहीं EB आ जाएगा, यानी बाइंडिंग एनर्जी। यदि मैं पर न्यूक्लियन की बात करूं तो क्या आ जाएगा, पर न्यूक्लियन में क्या करना है, इसमें यदि A का डिवाइड लगाओगे, यानी आप 40 का डिवाइड लगाते हो तो क्या आ जाएगी अपने पास पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी निकल जाएगी। तो ये क्या था अपने पास, दूसरा न्यूमेरिकल था। अब एक न्यूमेरिकल है अपने पास 6C 13 7 N 14 नाभिकों की बंधन ऊर्जा ज्ञात करो। तो देखो इस न्यूमेरिकल को अपन करते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि
नाभिकों की बंधन ऊर्जा ज्ञात करो, यानी दोनों नाभिकों की बंधन ऊर्जा का अंतर पूछ रहा है। इसने तो बंधन ऊर्जा लिखी है पर वो बंधन ऊर्जा नहीं है, बंधन ऊर्जा का डिफरेंस है। देखो क्या पूछ रहा है, बंधन ऊर्जा का अंतर ज्ञात करो, ये आप सही कर देना। तो देखो सबसे पहले तो बात करते हैं 6C13 के लिए। तो 6C13 के लिए अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं कि ई बी होगा वो क्या होगा अपने पास, ए बी ए माइनस का ए एस ए 2/3 माइनस का ए सी जेड जेड -1 ए माइनस का ए माइनस का 2Z का होल स्क्वायर, ये 1/3 आ जाएगा अपॉन में ए और माइनस का ए पी और ए 3/4। देखो अब क्या क्या करना है अपन को। देखो सबसे पहले तो 6C13 है, तो 6C13 यानी देखो ए तो क्या अपने पास 13 है, जेड क्या है अपने पास 6 है, तो इसकी वैल्यू रखती है। तो देखो सबसे पहले ए बी भर निकालते हैं, ए बी सबसे पहले देखो देखो 13 रखो, 6 रख लो, नहीं तो मैं डायरेक्ट ही वैल्यू रख लो एक बार, चलो रख लो। माइनस का ए एस ये क्या हो जाएगा 13 की पावर 2/3 माइनस का ए सी ये कितना हो जाएगा, देखो जेड कितना है 6 और 6 में से एक जाएगा तो 5 13 की पावर 1/3 ऐसे ही माइनस का ए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ए तो ऐसे का ऐसे ए कितना है 13 माइनस का 2 दूनी 2 और जेड तो 6 दूनी 12 का स्क्वायर अपॉन में ए कितना 13 और माइनस का ए पी और कितना 13 की पावर 3/4। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई। दूसरा मैं यदि ई बी 2 निकालता हूँ किसके लिए 7n14 के लिए, यदि 7n14 के लिए निकालता हूँ तो ए भी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है 7n14 यानी ये 14 हो जाएगा माइनस का, सॉरी ये 7n14 नहीं, दोनों सेम टर्म है, 7n13 है, क्या है 7n13, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 7n13, क्योंकि यदि 7n14 होता फिर तो अपन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, बाइंडिंग एनर्जी दोनों की अलग अलग निकलती, इसकी भी अलग इसकी भी अलग, फिर उसका डिफरेंस आता। पर यहाँ पे क्या है 13 है, 13 होने से क्या होगा कुछ दोनों की टर्म कट जाएगी, डिफरेंस लेंगे तो इसीलिए 13 है। तो ये तो क्या हो जाएगा 13 माइनस का ए एस 13 2/3 माइनस का ए सी। अब देखो यहाँ पे क्या है जेड कितना है जेड 7, तो 7 में से गया तो 6 अपॉन में 13 की पावर 1/3 माइनस का माइनस क्या रह जाएगा अपने पास ए यहाँ पे रह जाएगा देखो 6 7 सॉरी ए है तो ए क्या है 13 माइनस का जेड 2Z यानी 7 उन्हें क्या हो जाएगा 14 अपॉन में 13 स्क्वायर माइनस का ए पी और 13 का 3/4। देखो ये क्या हो जाएगा अपने पास EB1 और EB2, देखो EB1 माइनस EB2 करें तो क्या क्या टर्म कट जाएगी, देखो ये प्लस है, जब इसमें माइनस करेंगे तो ये इससे ये कट जाएगी अपने पास, ठीक है। अब ये वाली यानी एक टर्म तो ये है, माइनस करेंगे तो इसके जो निशान है वो चेंज हो जाएंगे, तो ये सब प्लस हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो इससे ये कटेगा, ये प्लस से ये प्लस कट जाएगा, फिर अपने पास क्या रहेगा ये कटेगा, देखो ये नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि देखो एक तो माइनस का ए सी 6 30 अपॉन में 13 1/3 और रहेगा अपने पास ये वाला प्लस हो जाएगा, तो प्लस 7 42 ए सी अपॉन में 13 का पावर 1/3। अब देखो ये 13 माइनस 12 क्या हो रहा है 1 हो रहा है, ये क्या और -1 का स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास जो टर्म बचेगी वो क्या बचेगी, यानी ये तो बचा अपने पास देखो ए सी अपॉन में 13 की पावर 1/2 यानी ये बच गया अपने पास 42 माइनस का 30 यानी प्लस का पहले लिख लिया, तो ये हो जाएगा अपने पास ए सी 13 की पावर 1/2 और 42 माइनस 30 कितना 12, तो अपने पास ये वाली टर्म बचेगी, यानी जो डिफरेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा EB1 माइनस EB2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा AC अपॉन में, देखो अब AC की वैल्यू निकालनी, तो AC का यहाँ पे कुछ वैल्यू तो दे नहीं रखी, तो AC की वैल्यू अपन जानते क्या होती है, यदि AC की वैल्यू की बात करें तो वही 3/5 KE स्क्वायर अपॉन में R0, क्योंकि R0 दे रखा है तो यहाँ से सबसे पहले तो AC की वैल्यू निकालो, तो AC की वैल्यू 9 × 10 की घात 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1.3 इंटू 10 की पावर -15, और यहाँ पे क्या निकालनी है आप AC की वैल्यू जो भी निकली वो AC की वैल्यू कहाँ पे रखनी है यहाँ पे, और अपॉन में क्या 13 की पावर 1/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, तो ये जो भी वैल्यू आए उसको क्या करनी है आपको सॉल्व करनी है, तो क्या आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा, तो ये लगभग आएगा आपके AC की वैल्यू आएगी 0.595 MeV यानी 0.595 MeV के समथिंग आएगी,
और जब ये वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे यानी ये क्या रखोगे 0.595 इंटू 12/13 तो ये जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 13/1/3 नहीं है क्योंकि ये सॉरी ये 3 नहीं है क्योंकि 1/3 चल रहा है तो ये 1/3 है। तो ये क्या हो जाएगा तो ये आ जाएगा लगभग जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.89 MeV। तो लगभग आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्या अपने पास जो सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल थे तो आपको कैसे भी आ सकता है। यदि आपको पर्सनल एनर्जी भी पूछ सकता है कि आयतन ऊर्जा निकालो, सिमेट्रिक एनर्जी निकालो, कूलाम एनर्जी निकालो, या फिर अपन को पूछ सकता है कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालो, पर न्यूक्लियम बाइंडिंग एनर्जी निकालो, या फिर पूछ सकता है अपन को उसका मास निकालो, या फिर पूछ सकता है अपन को बंधन ऊर्जा का अंतर निकालो। तो ये सब न्यूमेरिकल किस बेस पे, इस बेस पे ही है। तो इस सबको क्या करना है आपको सॉल्व आउट करना है।